हेलो शिक्षक साथियों, डीएलएड एवं बीएड प्रशिक्षुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026। यह परीक्षा आपकी जनवरी में होना प्रस्तावित है और सीटेट दिसंबर, इसका भी कल जो है पब्लिक शार्ट नोटिस यहाँ पर जारी हो गया है और उसमें इसकी परीक्षा की तिथि 8 फरवरी बताई जा रही है। और इसका जो आवेदन फॉर्म है यानी कि जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको एक सप्ताह के भीतर जो है देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतर प्लेटफार्म है कि आपको यहाँ पर जो कंटेंट आपका है बिल्कुल आपका ऑथेंटिक है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो मैं लगातार करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो लेक्चर वीडियो होते हैं प्रत्येक टॉपिक पर, मतलब टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 लाने का प्रयास करूँगा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है यहाँ पर बाल विकास का बुद्धि, और बुद्धि जो आपके परीक्षण होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, तो उनसे आपका यहाँ पर रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में जो है कई बार पूछे गए हैं और इनको अगर हम कर लेते हैं तो मुझे ही नहीं लगता कि आपका जो है बुद्धि से इससे इतर क्वेश्चन बन पाएंगे। तो चलिए हम सीधे यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया इसका संभावित आपके प्रश्न जो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी कि जो 1 फैक्टर थियरी है ये अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जब मैंने इसको पढ़ाया था तो आप वीडियो में इसको जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने पूरा का पूरा सिद्धांत जो है यहाँ पर पढ़ा दिया है। और उसके साथ साथ बुद्धि क्या है, आईक्यू के बारे में जो क्लासिफिकेशन होता है वही मैंने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इसको देख सकते हैं। तो मैंने जब बताया था कि अगर हम एक कारक सिद्धांत की बात कर लें तो एक कारक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका बिने और साइमन ने। और यहाँ पर ध्यान देना कि इसके अन्य नाम कौन कौन से होते हैं। इसको हम बोलते थे एक तत्व सिद्धांत बोलते हैं, एक सत्तात्मक सिद्धांत बोलते थे और निरंकुशवादी सिद्धांत बोलते थे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक सत्तात्मक सिद्धांत बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने कहा था कि बुद्धि का जो है एक ही वो अविभाज्य है, वो एक ही प्रकार की जो है यहाँ पर प्रक्रिया होती है, इसके कई खंड नहीं हो सकते हैं। तो ये बिने साइमन ने कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बिने एवं साइमन ने दिया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि जो बुद्धि का आपका एक कारक सिद्धांत है इसे हम क्या बोलते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, अविभाज्य होती है, मतलब एक इकाई के रूप में होती है। तो यहाँ पर निरंकुशवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि बुद्धि को यहाँ पर सीधे सीधे अविभाज्य मान लिया गया है। क्या मान लिया गया, अविभाज्य तत्व है। देखिए यहाँ पर केवल जी कारक की हम बात नहीं करते हैं और यहाँ पर कई कारकों का समूह होता है, ये भी यह आपका एक कारक सिद्धांत में नहीं आता है। यह केवल क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित है, ये भी आपका सही नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो आपका एक कारक सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो बुद्धि है वो क्या आपका अविभाज्य तत्व है, एक इकाई के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। देखिए जब बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यहाँ पर बिने एवं साइमन ने दिया था तो वहाँ पर अगर हम बात करें समर्थक की बात करें तो यहाँ पर समर्थक जो है यहाँ पर टर्मन थे, स्टर्न थे और बिने ने तो दिया ही था। यहाँ पर जो आपका एक कारक सिद्धांत है ये बिने ने दिया था, तो ये समर्थक तो होंगे ही। तो ये तीनों लोग समर्थक थे, टर्मन भी समर्थक थे और स्टर्न भी समर्थक थे, बिने भी थे। लेकिन स्पीयरमैन जो है इसके समर्थक नहीं थे, तभी यहाँ पर स्पीयरमैन ने यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आपका कौन सा समर्थक नहीं है, तो आप स्पीयरमैन के साथ जाएंगे, मतलब स्पीयरमैन इसके समर्थक नहीं थे, किसके, एक कारक सिद्धांत के। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा और किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। तो हमने जब बात की थी यहाँ पर बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की तो ये दिया था आपका स्पीयरमैन ने। देखिए दोनों याद रखिए आप, द्विकारक और त्रिकारक ये दोनों दिया था किसने, स्पीयरमैन ने। और अगर हम सन की बात करें तो ये सन थी आपका यहाँ पर 1904 की हम बात कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। बिने का आपका पता है एक कारक था और थर्स्टर का आपको पता है कि यहाँ पर इसका समूह कारक था इनका। गिलफोर्ड का आपको पता है कि उसका त्रिआयामी संरचना सिद्धांत था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे हम बढ़ते हैं। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी और एस कारक से क्या तात्पर्य है। देखिए स्पीयरमैन ने बताया कि यहाँ पर 2 कारक इसको बोलते हैं, इसीलिए हम इसको
द्विकारक बोलते हैं। तो द्विकारक कौन कौन से थे यहाँ पर आपका, एक था आपका जी था, एक आपका था यहाँ पर एस था। जी को हम बोलते थे जनरल यानी कि सामान्य कारक, और जो आपका एस था उसे बोलते थे स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक। तो जी फार आपका जनरल हो गया, एस फार हो गया स्पेसिफिक मतलब सामान्य, और सामान्य आपका होता है जन्मजात होता है, और जो विशिष्ट होता है ये हम जो है अर्जित करते हैं। तो दो कारक थे, जनरल कारक और स्पेसिफिक कारक, उसी को बोलते हैं सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। जी फॉर जनरल यानी कि सामान्य, एस फॉर स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते क्या हैं हम, द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं स्पीयरमैन का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बुद्धि का जो आपका द्विकारक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं क्या, जीएस जो आपका फैक्टर बोल देते हैं यहाँ पर आपका, तो जीएस कारक सिद्धांत भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कारक होते हैं आपके, एक होता है जनरल कारक, एक होता है आपका यहाँ पर स्पेसिफिक कारक। तो हम यहाँ पर जीएस कारक सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुकारक आपका नहीं है, पदानुक्रमिक भी नहीं है यहाँ पर आपका, त्रिआयामी भी नहीं है। तो आपको पता होना कि बहुकारक किसने दिया था यहाँ पर आपका, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, और पदानुक्रमिक किसने दिया था, वर्ट एवं बर्नर ने दिया था यहाँ पर आपका, और जो आपका त्रिआयामी है ये दिया था आपका गिलफोर्ड ने। आगे हम इसकी बात करेंगे। आगे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, स्पीयरमैन द्वारा द्विकारक सिद्धांत के बाद प्रतिपादित त्रिकारक सिद्धांत में तीसरा कारक कौन सा था। मतलब यह कि स्पीयरमैन ने दोनों कारक के और त्रिकारक मतलब द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जब द्विकारक दिए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा था उसमें दो होते हैं, जी और एस होते हैं। ठीक है, मतलब द्विकारक में दो कारक हो गए जी और एस। जी फार आपका हो गया जनरल मतलब सामान्य कारक, एस फार आपका हो गया स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट कारक। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। तो जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं त्रिकारक की, तो त्रिकारक में उन्होंने एक और जोड़ा था, वहाँ पर आपका था समूह कारक। और जो समूह कारक था ये क्या था आपका, जो जी और एस था इसी का होता था मिक्सचर यानी कि इसका मिश्रण। तो यहाँ पर हम तीसरा कारक के रूप में किसकी हम बात कर रहे हैं, अमूर्त कारक आपका था ही नहीं, यांत्रिक कारक भी नहीं था यहाँ पर आपका, विशिष्ट कारक तो आपका पहले से मौजूद ही था, और यहाँ पर आपका बच्चा समूह कारक, तो आपका समूह कारक था। और मैंने कहा कि समूह कारक जो था वो दोनों जी और एस का मिश्रण था। ध्यान रखेंगे आप, आपको ये देखने को पेपर मिल सकता है। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, स्पीयरमैन का संबंध किस स्थान देश से था जिसका उल्लेख उनके द्वारा द्विकारक सिद्धांत में किया गया है। तो स्पीयरमैन को आप जोड़ लेंगे किससे, ब्रिटेन से, यानी कि ये ब्रिटेन के आपके यहाँ पर जो है मनोवैज्ञानिक थे, और इनका संबंध किससे आपका है, स्पीयरमैन से, ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे और उन्होंने यह सिद्धांत किस वर्ष दिया था। तो हम बात कर लेते हैं बुद्धि के बहुकारक की। तो जब भी हम बहुकारक की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं E.L. थॉर्नडाइक, और ये आपका सन था 1928। तो हम दोनों याद रखेंगे यहाँ पर, सन आपका था 1928, और कौन से प्रतिपादक थे इनके, E.L. थॉर्नडाइक। और आप ध्यान रखेंगे कि E.L. थॉर्नडाइक ने वहाँ पर 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आगे मिल सकता है यहाँ पर आपका। देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर आपका, थॉर्नडाइक ने अपने बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो मैंने अभी बताया कि जब भी थॉर्नडाइक ने यहाँ पर आपका बहुकारक सिद्धांत दिया था तो वहाँ पर इन्होंने बुद्धि के बताए थे 3 प्रकार। कौन कौन से, एक बताया था मूर्त यहाँ पर आपका, और दूसरा बताया था यहाँ पर आपका अमूर्त बताया था, और तीसरा यहाँ पर जो हम बात कर ले वो था आपका यहाँ पर सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की थी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार शामिल नहीं है। तो मैंने अभी कहा था कि मूर्त था, अमूर्त था और सामाजिक था। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन ए बी सी आपके ये तो थे ही, कौन सा शामिल नहीं है हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका जो सामवेगिक बुद्धि है ये आपका यहाँ पर शामिल नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आप ध्यान रखेंगे जब भी यहाँ पर आपसे बात करेगा, ग्रुप थियोरी की बात करेगा यानी कि समूह कारक की बात करेगा, तो वहाँ पर आपको जो है किसके साथ जाना है, थर्स्टन महोदय। थर्स्टन का यहाँ पर आप देखिए सा इसमें आ रहा है, तो थर्स्टन का सा आप यहाँ पर सा इसके समूह से जोड़ सकते हैं। तो थर्स्टन में आपका सा रहा है, समूह में आपका सा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा समूह कारक यानी कि थर्स्टन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत यानी कि पीएमए थ्योरी। अगर पूछे कि आपका पीएमए थ्योरी क्या है, प्राइमरी मेंटल एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आपका जो है एबिलिटी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसमें कितने कारक बताए थे, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका 9 कारक इनके थे। कितने कारक थे यहाँ पर आपका, 9 कारक। किसमें हम बात करेंगे,
थर्स्टन के समूह कारक की हम बात कर रहे हैं, उसी को हम बोलते क्या हैं, पीएमए थ्योरी बोल देते हैं। समूह कारक जो आपका थ्योरी थी उसे हम बोलते क्या हैं, पीएमए थ्योरी। इसमें आपके 9 कारक थे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक अनुक्रम होता है बुद्धि का, बताया गया था, इसे हम बोलते क्या, इसको हैं पदानुक्रमिक बोल देते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका दूसरा नाम क्या था, तो मैंने बताया था कि इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व क्या है कि जो बुद्धि का आपका विकास होता है वो क्या होता है, मतलब ये होगा कि अगर हम बुद्धि की बात करें तो वो क्या होता है, क्रमिक होती है, एक उसका ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, इसे हम बोलते क्या है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। मैंने बताया कि यहाँ पर दोनों नाम से आप यहाँ पर परिचय रखेंगे इनका, के प्रतिपादक कौन है। तो मैंने बताया कि जब भी आप बात करेंगे यहाँ पर पदानुक्रमिक की, तो यहाँ पर आपके 2 महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर हैं, वर्ट एवं वर्णन। आप ध्यान रखेंगे वर्ट एवं वर्णन, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है, इसलिए आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। वर्ट एवं वर्णन ने बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है किस वर्ष दिया था, तो आप ये सन भी याद कर लें कि जो आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत है ये आपका 1965 में आपका दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बुद्धि के तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। मैंने बताया था कि अगर हम बात करते हैं तरल की बात करें तो तरल किस में रखते हैं, यहाँ पर आपका केतली में रखते हैं। जो भी आपका तरल पदार्थ होता है कहाँ रखते हैं, केतली में। और केतली से आप याद रखें कैटल, ठीक है। केतली से क्या याद रखें, कैटल याद रखें। तो तरल कैटल मतलब रेमंड बी कैटल आपके यहाँ पर हैं, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। आपको इंग्लिश में पूछ सकता है कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन बुद्धि, ठीक है। तो आप दोनों नाम से परिचय कर लें यहाँ पर, जिससे कि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आर बी कैटल यानी कि रेमंड बी कैटल, कभी कभी आपको नाम शार्ट में मिल सकता है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों नामों से आपका परिचय होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैटल ने तरल एवं क्रिस्टलाइन बुद्धि, देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है, तो तरल एवं ठोस कहिए, चाहे आप फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइन कहिए, चाहे हम तरल एवं क्रिस्टलाइन कहिए, ठीक है। आपको नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो किस वर्ष जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था, यहाँ पर हम अगर बात करें तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत की, तो यहाँ पर अगर हम सन की बात कर रहे हैं तो सन को अगर हम देखना चाहें यहाँ पर तो 1971। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जो आपका सिद्धांत या लहर दिया गया है, इसका आपका सन कितना आपका यहाँ पर 1971। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। जो भी आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत है, ये वाला त्रिआयामी सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसके कई नाम यहाँ पर आपके हैं। बुद्धि का संरचना सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत है, 3D सिद्धांत है, या फिर इसको हम बोलते हैं बौद्धिक संरचना प्रतिमान। तो इस नाम से आप यहाँ पर परिचय कर लें। इसके कई नाम हैं, मैंने यहाँ पर वीडियो डाल दिया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसको किस किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, बिल्कुल सही है, बौद्धिक संरचना प्रतिमान। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डॉक्टर जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किस वर्ष दिया था। तो जब भी हम बात करेंगे डॉक्टर जेपी गिलफोर्ड के बारे में, ये आपके दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। और इनका जो ये सन था आपका, ये 1966 था। 1966 में इन्होंने जो है ये त्रिआयामी सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था यहाँ पर आपका बुद्धि का संरचना सिद्धांत। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिपादन में बुद्धि की विभिन्न विमाओं को किन 3 मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के दृष्टि से और आपका जो है टेट की दृष्टि से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है इन्होंने मुख्य 3 भाग किए थे। यहाँ पर आपका विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो आप यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल रहा है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आपके यहाँ पर 4 थे सेक्शन थे, और संक्रिया में आपके 5 थे, यहाँ पर आपके 6 थे, ठीक है। तो 4, 5, 6 जब गुणा करते थे, 4 गुणे 5 गुणे 6 करते थे, कितना यहाँ पर आपका आता था 120 प्रकार की यहाँ पर मानसिक योग्यताएं आपको मिलती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अगर थोड़ा सा भी पेपर आपका कठिन बनता है तो आपको जो है यहाँ पर जो बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो गूढ़ जानकारियाँ होती हैं, वो फिर आपको जो है सिद्धांतों के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। तो हम हर तरह से प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा कराएगा आपका यूपी टेट, वो आपका नया आयोग कराएगा, ठीक है। और लेवल को थोड़ा इन्हेंस कर सकता है। बाकी सीटेट के पैटर्न से आपका जो पेडागोजिकल इशू होते हैं उसमें आपका ये पूछा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार संक्रिया बीमा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल नहीं है। देखिए बीमा की हम बात करें तो बीमा मतलब ये हो कि वही 3D की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि इसमें 3 बीमाएँ होती हैं। विषय वस्तु पहली बीमा है, दूसरी आपकी संक्रिया होती है और तीसरा आपका होता है उत्पाद। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक होता है विषय वस्तु होती है, दूसरी आपकी होती है संक्रिया होती है और तीसरी आपकी होती है उत्पाद होती है। ठीक है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। विषय वस्तु में आपके 4 होते हैं, ठीक है, संक्रिया में आपके 5 होते हैं और उत्पाद में आपके 6 होते हैं। कौन सी इसमें शामिल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है इसमें लिखा है संक्रिया बीमा, मतलब संक्रिया में इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो संक्रिया में आपके यहाँ पर 5 आते हैं, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी है, अपसारी चिंतन भी है, संज्ञान भी है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है आकृतिक, ये आपका इसमें नहीं है, शामिल नहीं पूछा है। तो आपको यहाँ पर संक्रिया के 5 स्टेप आपको और विषय वस्तु के 4 स्टेप आपको मालूम होने चाहिए और उत्पाद के 5 आपके 6 स्टेप आपके मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो जब आपको नाम याद होगा तभी आप वहाँ पर पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका आकृतिक जो है ये आपका शामिल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर गिलफोर्ड के सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको जो है ज़्यादा क्वेश्चन प्रेफर किए यहाँ से। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में उत्पाद, देखिए मैंने बताया कि विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद बीमा के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अब उत्पाद संक्रिया जो आपकी होती है इसमें आपके 6 जो है यहाँ पर तत्व होते हैं। अब जब आपको 6 मालूम होंगे आपको तभी आप कर पाएंगे। 6 में क्या होता है, इकाई होता है, वर्ग होता है, संबंध होता है, प्रणाली होता है, रूप होता है, परिवर्तन और प्रयोग। तो इकाई आपको मिला, वर्ग मिल रहा है, रूप परिवर्तन मिल रहा है, लेकिन आपका जो शाब्दिक है ये आपका शाब्दिक उसमें आपका नहीं है। तो ये आपका जो यहाँ पर तत्व शामिल नहीं है किसमें, उत्पाद जो आपका यहाँ पर बीमा है। 3 बीमाएँ हैं इसलिए इसको बोलते क्या हैं, त्रिमी बोलते हैं। पहली बीमा क्या है, विषय वस्तु, दूसरी यहाँ पर क्या बीमा होती है, संक्रिया होती है, तीसरी बीमा क्या होती है, उत्पाद होती है। तो यहाँ पर आपका जो शाब्दिक है ये आपका इसमें शामिल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिपान में कुल कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जैसे बताया कि मैंने 4 × 5 × 6 होता है, 4 क्या है विषय वस्तु होता है, 5 के यहाँ पर आपका संक्रिया है, 6 के यहाँ पर क्या उत्पाद है और जब सब गुणा करेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पर आपका 4 × 5 = 20 × 120। तो यहाँ पर जो टाइम्स है मतलब गुणे का निशान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, जहाँ पे टाइम्स है 4 × 5 = 20 × 120। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। 4 क्या विषय वस्तु है, 5 आपकी संक्रियाएँ होती हैं और 6 आपके यहाँ पर उत्पाद होते हैं। सबके आपको नाम मालूम होने चाहिए। मैंने इसका वीडियो जो है अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया, उसको आप आसानी से देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिमी सिद्धांत में विषय वस्तु बीमा के अंतर्गत कुल कितने कारक शामिल हैं। ध्यान रखें यहाँ पर मैंने कहा कि जो आपका 3D आपका जो थियरी इनकी है विषय, तो विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आप ध्यान रखेंगे। पहला आपका विषय वस्तु होता है, दूसरा आपका होता है संक्रिया होता है और तीसरा आपका होता है उत्पाद होता है। और हमने कहा कि अगर आप बात करें विषय वस्तु में तो यहाँ पर आपके 4 होते हैं, संक्रिया में आपके 5 होते हैं, उत्पाद में आपके 6 होते हैं। तो यहाँ पर आपका विषय वस्तु की बात की तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल आपका सही। 4 आपके यहाँ पर जो है कारक शामिल होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। गिलफोर्ड के मॉडल में 4 × 5 × 6 में 5 जो है वो किस बीमा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो 5 होता है। तो मैंने कहा कि विषय वस्तु, संक्रिया, सेकेंड नंबर में क्या आता है, संक्रिया आता है। तो जो 5 है वो बता रहा कि किसकी हम बात कर रहे हैं, संक्रिया की बात कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी का जो प्रतिपादन था किसने किया था। मैंने कहा था कि सैम्पलिंग थ्योरी में क्या होता है कि हमारे दिमाग में तमाम प्रकार की सूचनाएं होती हैं। तो सैम्पलिंग थ्योरी में क्या होता है कि उसमें से हम किसी एक बुद्धि का प्रयोग करते हैं सैंपल के तौर पर। और किसने दिया था यहाँ पर आपका, ये आपके थे यहाँ पर G.H. थॉमसन महोदय। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। प्रतिदर्श सिद्धांत किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आपका थॉमसन के साथ जाएंगे। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। प्रतिदर्श सिद्धांत को बुद्धि के किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो आपका ये सिद्धांत होता है प्रतिदर्श किसने दिया है, यहाँ पर आपका दिया अपना है यहाँ पर आपका थॉमसन ने। लेकिन अगर इसका हम दूसरा नाम जानना चाहें तो इसका दूसरा नाम क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं नमूना सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका, नमूना सिद्धांत बोल देते हैं। या फिर आपको मिल सकता है न्यायाधीश सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका पदानुक्रमित तो होगा नहीं, त्रियामी भी आपका नहीं होगा यहाँ पर आपका। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर न्यायाधीश सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चाहे आप इसको कहें नमूना सिद्धांत कहें, चाहे इसको क्या कहें आप यहाँ पर न्यायाधीश सिद्धांत कहें, तो दोनों आप यहाँ पर कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत यानी कि ट्रायरिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन है यहाँ पर आपके। तो ये आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं।
ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जेपी गिलफोर्ड ने बताया कि ये त्रिआयामी के हैं। हार्वर्ड गार्डनर इनका बहुबुद्धि सिद्धांत है। एल थॉर्नडाइक का आपका बहुकारक सिद्धांत है। तो लगभग सभी ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। तो आपका थर्ड बचा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नहीं है तो दूसरा होगा, इसके अलावा इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैंने बताया था कि जब भी आप थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा आपके एक महोदय आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है ये आपका सीटेट की परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का जो आपका होता है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, वहाँ पर आप क्या आएंगे? हार्वर्ड गार्डनर। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका इनकी एक किताब भी थी, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। किताब कौन सी थी? यहाँ पर आपकी फ्रेम्स ऑफ माइंड्स द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनकी एक पुस्तक है। और उसी पुस्तक में यहाँ पर हम बात करें 1983 में, तो 1983 में इन्होंने जो है अपनी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। तो हम किस सन के साथ जाएंगे? यहाँ पर आप 1983 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आरंभ में 1983 में बुद्धि के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया था? तो अगर हम मूलतः देखें तो इनके जो 1983 में जो है यहाँ पर देखें तो 1983 में टोटल आपके यहाँ पर केवल यहाँ पर 7 आपके प्रकार थे बुद्धि के, उन्होंने बताए थे 7 प्रकार बताए थे। 2 बुद्धि के प्रकार आपके, एक बुद्धि आपका 1998 में जोड़ा गया और दूसरा आपका सन 2000 में। तो मूलतः इसमें 7 थे। तो यहाँ पर आपका 1983 की बात की गई, वो भी आरंभ में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, मतलब 7 बुद्धि शुरुआत में उन्होंने बताई थी। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन, और अभी मिल जाएगा आपको। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में 1998 में कौन सी नई बुद्धि जोड़ी गई? मैंने कहा कि 1983 में आपकी केवल 7 बुद्धियाँ थी, 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन 1998 में यहाँ पर आपका एक बुद्धि जो कि प्रकृतिवादी बुद्धि थी, इसको जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ए सही है। अंतर्व्यक्ति पहले से था। अस्तित्ववादी भी आपका सन 2000 में आपका ये आपका जुड़ा हुआ है, और संगीत बुद्धि भी आपका इनका पहले से था। ठीक है, तो ये आपका 1998 में क्या रहा है? यहाँ पर आपका प्रकृतिवादी 1998 में रहा है, और सन 2000 में आपका अस्तित्ववादी बुद्धि रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सन 2000 में कौन सी नई बुद्धि को शामिल किया गया? तो मैंने अभी बताया कि अस्तित्ववादी बुद्धि को यहाँ पर सन 2000 में यहाँ पर शामिल किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि अस्तित्ववादी बुद्धि जो है कब जो है शामिल की गई। और अगर हम अस्तित्ववादी बुद्धि की बात कर लें तो यहाँ पर इसको हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की बुद्धि होती है। मतलब ये जो है मानव संसार के जो रहस्य होते हैं, जीवन मरण क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, सुख दुख क्या है, इसके बारे में जो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे हम बोलते क्या हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो आप ध्यान रखें कि आपको जब 9 बुद्धि के प्रकार मालूम होंगे, ये सीटेट की दृष्टि से बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेट में भी जो है ये प्रेफर हो सकता है पूछने के लिए। तो जब भी आपको 9 बुद्धियों के प्रकार मालूम होंगे तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि आपका शामिल है, स्थानिक बुद्धि आपका शामिल है, सामाजिक बुद्धि आपका शामिल नहीं है। सामाजिक बुद्धि का जो प्रत्यय था किसने दिया था? मैंने बताया था कि ये आपके दिए थे एल थॉर्नडाइक महोदय, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मूर्त अमूर्त और सामाजिक 3 प्रकार की बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक ये गार्डनर की बुद्धि के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सामाजिक बुद्धि जो होता है ये आपका जो है गार्डनर महोदय में शामिल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यहाँ पर जो है किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि द्विकारक आपका दिया था किसने? चार्ल्स स्पियरमैन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, 1904 में। आपको पता है द्विकारक और त्रिकारक दोनों दिए थे। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। विनय परीक्षण हेतु विनय साइमन द्वारा प्रथम बार 1905 में विनय साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया? अगर आपसे पूछता है कि विनय जो आपका सबसे पहला जो आपका बुद्धि परीक्षण था वो किस सन में हुआ, तो आप बताएंगे 1905 में हुआ। किसने किया था? विनय साइमन ने। बाद में इसमें अमेंडमेंट होते रहे, 1908 में हुआ, 1911 में हुआ, 1916 में आपका जो है स्टर्न महोदय जो है ने दिया, टर्नर महोदय ने दिया। तो इस प्रकार से इसमें अमेंडमेंट होते गए, लेकिन जो पहले प्रश्न थे वो आपके केवल यहाँ पर आपके 30 प्रश्न थे। तो आप ध्यान रखेंगे जो मूलतः आपका बना था यहाँ पर आपका विनय परीक्षण 1905 में, उसमें टोटल 30 प्रश्न थे। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। इंद्रिय
शास्त्रीय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसमें 1879 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये प्रयोगशाला वाला जो आपका मनोविज्ञान था, यहाँ पर आपका जो प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की गई थी यहाँ पर जर्मनी के लिपजिंग शहर में, तो वो आपके महोदय थे विलियम वुंट महोदय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1879 में यहाँ पर जर्मनी में आपका एक शहर पड़ता था, वो कौन सा था? आपका लिपजिंग शहर था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जर्मनी के लिपजिंग शहर में अगर हम बात करें प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। आगे हम बढ़ते हैं। विनय साइमन स्केल से ज्ञात की जाती है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर? आपका मानसिक आयु। क्या हम ज्ञात करते हैं? मानसिक आयु। और मानसिक आयु का जो सब प्रत्यय था वो सबसे पहले किसने दिया था? यहाँ पर आपका विनय ने दिया था। ध्यान रखेंगे, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? यहाँ पर आपका विनय ने। तो मानसिक आयु हम किससे ज्ञात करते हैं? विनय साइमन स्केल से ज्ञात करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको पता है, विलियम साइमन। एक तत्व सिद्धांत कहिए, चाहे उसको एक कारक सिद्धांत कहिए, चाहे एक सत्तात्मक सिद्धांत कहिए, चाहे निरंकुश सिद्धांत कहिए, उसके कई नाम हैं, आपको पता होने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। बुद्धि का संरचना सिद्धांत या संरचना बुद्धि प्रतिमान। ठीक है, कोई भी आपका नाम पूछ सकता है, 3D आपसे पूछ सकता है, त्रिआयामी सिद्धांत पूछ सकता है। तो आप सभी के साथ क्या जाएंगे यहाँ पर? गिलफोर्ड महोदय जिंदाबाद। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका दिया गया कि किसने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? बहुत बार ये परिभाषा पूछी गई है टेट में। ठीक है, तो ये आपके महोदय हैं, बकिंघम महोदय हैं। बकिंघम महोदय ने बताया था कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। को आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो डी है बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 85, उसे किस वर्ग में रखेंगे? बुद्धि लब्धि पर मैंने विस्तृत वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उसको देख करके जो है क्लासिफिकेशन जरूर आप कर लीजिए, क्योंकि IQ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने कहा था कि 140 से प्लस क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। और अगर आपका जो क्वेश्चन जो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, 90 से अगर आपका 102 से हम बोलते सामान्य बोलते हैं, तो 85 से अगर आपका नीचे उसे हम बोलते हैं क्या है? मंद बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि बोल देते हैं। और इसमें जड़ बुद्धि आपका जो होता है वो आपका लगभग 70 से नीचे होता है। उसमें भी कई मैंने कैटेगरीज यहाँ पर बांटी हैं। 0 से 25 को जड़ बुद्धि कहते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हम उसको जड़ बुद्धि ही मान लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है? मतलब ये कि बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? समायोजन की योग्यता मान्यता किसने कहा है? ये विलियम स्टर्न महोदय ने कहा है, विलियम स्टर्न महोदय ने। और आप ध्यान रखें कि विलियम स्टर्न महोदय ने 1912 में जो है बुद्धि लब्धि का जो सूत्र बताया था, मानसिक बटे वास्तविक आयु। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैंने अभी बताया था कि जो आपका सैम्पलिंग थ्योरी सिद्धांत है, ये किसने दिया था? यहाँ पर आपका थॉमसन महोदय ने। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका था कौन सिद्धांत? आपका नमूना सिद्धांत या न्यादर्श सिद्धांत या प्रदर्श सिद्धांत। ठीक है, तो आप सभी नामों से परिचय कर लें। आगे हम बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने विनय साइमन के परिचय स्केल को स्टैनफोर्ड विनय स्केल में रूपांतरित किया? तो ये आपके एक ही महोदय हैं, टर्मन महोदय हैं। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने अपना जो है उनमें अमेंडमेंट किया था, थोड़ा परिवर्तन किया था। ठीक है, तो ये आपके टर्मन महोदय हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जलोटा ने परीक्षण दिया था। जलोटा जो है इन्होंने दिया था आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के परिवर्तक कौन थे? तो मैंने बताया था कि जब भी आप समूह कारक पढ़ेंगे तो समूह कारक का सा और थर्स्टन का यहाँ पर आप सा जोड़िए। तो समूह कारक का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? यहाँ पर आपका थर्स्टन महोदय में। तो ये आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं बुद्धि के चैप्टर से। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जितने इसमें महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने उन सभी को यहाँ पर करवाने का प्रयास किया है। आप इस सेशन का लाभ उठा सकते हैं। और जो भी आपके साथी सहपाठी तैयारी कर रहे हैं टेट की, सीटेट की, या अभी बीएड कर रहे हैं या डीएड कर रहे हैं, और जो भी हमारे शिक्षक साथी बेसिक शिक्षा विभाग से हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब से आर्डर आया है तब से शिक्षक जो है बहुत ही परेशान है कि हम तैयारी कैसे करें, या टेट दें ना दें। तो आप लोग सीटेट का भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, और टेट की जो प्रस्तावित परीक्षा है वो भी आपकी आगे भविष्य में होगी। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें। आपको जो है ये है कि परीक्षा देना है, आप सस्पेंस में ना रहें, क्योंकि परीक्षा तो होगी ही होगी। बाकी बातें आगे क्या होती हैं वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर निर्भर करेगा। जो भी रिव्यू पिटीशंस जो है जारी हो गई हैं, मतलब हुआ कि याचिकाएं दाखिल हो गई हैं, रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिकाएं। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन जो भी आपके फॉर्म आते हैं आप बैठते रहिए परीक्षा में, जो भी निष्कर्ष होगा आपका हो सकता है निकल ही जाए। तो उसमें ये है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे अगर पास हो जाएंगे।
तो सभी शिक्षक साथी भी जो है चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा ये होता है कि समय का अभाव रहता है, समय थोड़ा कम रहता है, तो मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा लगातार नहीं यहाँ पर जो है डाल पाता हूँ यूट्यूब पर। तो उसके लिए क्या है कि मैं थोड़ा यहाँ पर समय निकालने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर दिशा में हो सके। और ये मान के चलिए कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो लगभग आपको सब्जेक्ट्स इतने ऑथेंटिक तरीके से मैं यहाँ पर आपको लेक्चर वीडियोस जो है देने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको कहीं अन्य किसी सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी जो भी पेपर होता है आपका, अगर हम 150 नंबर के अगर हम पेपर की बात कर लें तो 150 में क्या होता है कि आप जो है वहाँ पर ये नहीं कि आप जो है पूरा का पूरा पेपर आप पढ़ करके ही निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम 150 अंक की बात कर लें तो जो आपकी परीक्षा होती है, चाहे आपकी सीटेट की परीक्षा हो चाहे आपकी टेट की परीक्षा हो, तो थोड़ा आप दोनों का देखते हैं यहाँ पर आपका ओवरव्यू क्या होता है। तो दोनों में जो आपका पूर्णांक होता है वो आपको पता है कितने अंक का होता है, 150 अंक का होता है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो 150 तो आपका यहाँ पर पूर्णांक हो गया, ठीक है। चाहे आपका टेट हो चाहे आपका यहाँ पर क्या हो सीटेट हो, तो टेट भी आपका यहाँ पर आपका जो है 150 अंक का होता है और सीटेट भी आपका यहाँ पर 150 अंक का होता है। इतनी बात क्लियर। अब अगर हम बात कर लें टेट में, तो यहाँ पर भी आपके 5 ही सब्जेक्ट आपके आते हैं, मतलब 5 विषय आते हैं, और यहाँ पर भी आपके यहाँ पर जो है 5 ही आपके सब्जेक्ट आते हैं। 5 विषय यहाँ पर हैं, 5 विषय वहाँ पर हैं, और विषय भी आपके सभी के सभी सेम है, ठीक है। विषय में आपको पता है क्या क्या आता है यहाँ पर आपका जो है, ये हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, जूनियर में इसका थोड़ा अलग हो जाता है। सब्जेक्ट वहाँ पर भी 5 ही होते हैं, लेकिन जूनियर में क्या होता है कि 2 वर्ग बढ़ जाते हैं, एक आपका मैथ और साइंस वाला, दूसरा आपका सामाजिक वर्ग हो जाता है, ठीक, सामाजिक विज्ञान वाला। तो यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सीटेट में अंतर ये होता है कि जो टेट आपका होता है ये आपका होता है फैक्चुअल होता है, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा तथ्यात्मक होते हैं, तो आपको जो है तथ्यों के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे प्रत्येक सेक्शन से, 5 सेक्शन है, तो प्रत्येक सेक्शन से, जैसे भाषा आपकी हिंदी हो गई तो उससे 50 क्वेश्चन आएंगे भाषा प्रथम से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके भाषा सेकंड से आएंगे, मतलब 30 भाषा प्रथम से, 30 आपके भाषा सेकंड से। उसके बाद आपकी 30 नंबर की मैथ हो तो ये आपके 90 जो है हो गए। उसके बाद आपका बचता है इन्वायरमेंटल साइंस बचता है, तो वो आपका हो गया 120 अंक हो गया, ठीक है, और आपका बाल विकास हो गया। तो ये पोर्शन सेम है, लेकिन जो आपका यहाँ पर सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम पूछी जाती है। यहाँ पर क्या होता है 30 में जो भी आपके पोर्शन 30 के होंगे, जैसे हम 30 है यहाँ पर हम मान लेते हैं जो आपका बाल विकास है, तो 30 के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो क्या होते हैं कि आपके जो है तथ्यात्मक हो सकते हैं, लेकिन जो 15 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, पेडागोजिकल पे होंगे, मतलब ये हो कि जो आपका शिक्षण शास्त्र होता है उस पर होंगे। ये आपका बाल विकास हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और विषयों की बात लें, जैसे अगर आप हिंदी की बात लें, यहाँ पर हिंदी की बात लें तो हिंदी में भी आपके 30 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन 30 में क्या होता है कि 15 क्वेश्चन आपके जो है ये हो सकते हैं कि आपका ग्रामर पूछे, ठीक है, संधि क्या है, समास क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है, ठीक है, कौन सा वाक्य सही है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, सरल वाक्य क्या है, ठीक है, और शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। लेकिन जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पे क्या होंगे, जो भाषा की पेडागोजी होगी, चाहे उसमें चौमस्की का भाषा सिद्धांत हो, ठीक है, या I+1 थियरी हो, सीटेट में वो पूछ लेता है। तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या होंगे पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन आपके जो है जो आपका सब्जेक्टिव आपका होता है हिंदी से, हिंदी ग्रामर से या हिंदी साहित्य इतिहास से, ठीक है, ये पूछ सकता है। इसी प्रकार से आपका पर्यावरण में आपका 30 नंबर का होता है, तो 30 में 15 आपके जो है फैक्चुअल पूछ सकता है कि कौन सी नदी जो है किधर है, किस शहर के बाईं ओर नदी है, दाईं ओर नदी है, तो ये आपसे जो है पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो है 15-15 अंक का जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये होता है कि सबसे ज़्यादा अगर जो है यहाँ पर क्वेश्चंस पेडागोजी के मतलब बराबर अंक के आते हैं। अगर आपका 150 का पेपर होता है तो 150 में आपका यहाँ पर जो है 15 अंक पेडागोजी के होते हैं और 15 अंक आपके यहाँ पर तथ्यात्मक होते हैं। लेकिन टेट में क्या होता है, टेट में आपका लगभग यहाँ पर आपका पेडागोजी के आपको 2-4 क्वेश्चन भले देखने को मिल जाएं, लेकिन सारा का सारा यहाँ पर क्या होता है फैक्चुअल होता है। आपको वहाँ पर तथ्य रटने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे, दो आप जो भी आप कहना चाहें वो कह लें। तो 150 में आपको ये मान लीजिए कि आपका 130 नंबर तक आपको यहाँ पर जो है ये आपका जो है मिल जाता है कि आप फैक्चुअल मिल जाएगा, बाकी आपके 20 नंबर आपके पेडागोजी के होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सारा का सारा पैटर्न कवर अप कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि टेट में तो आपका यहाँ पर जो है खैर बहुत ज़्यादा टैग वर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन आपका सीटेट में क्या होता है टैग वर्ड्स होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो हम उन टैग वर्ड्स को भी लाने का प्रयास करेंगे कि आप भाषा में कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स का प्रयोग करें तो आप ऑप्शन तक आसानी से पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में आपके पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, इसी प्रकार से आपका एनवायरमेंटल साइंस में आपके
आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो इन टैग वर्ड्स के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है हम ऑप्शन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।